आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय डियर फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम बेस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी पर बातें कर रहे हैं, आप जानते हैं। उसका जो फर्स्ट टॉपिक एज पर सिलेबस है वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको शुरुआत में प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस लिखाया था जियोमॉर्फोलॉजी का। एक तो जो यूपीएससी ने दे रखी है, लेकिन मैंने आपको लिखाया था प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस, मीनिंग कि जिन पोर्शन से यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसे मैंने प्रायोरिटी वाइज बाँटा था। प्रायोरिटी 1, 2, 3, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है उसे 1 में रखा, फिर उससे कम 2, 3 में। इस तरीके से मैंने आपको प्रायोरिटी बेस्ड सिलेबस बताया था जियोमॉर्फोलॉजी का। और फिर मैंने आपसे ये भी कहा था, भले इस तरीके से हमने कैटेगराइज़ किया है प्रायोरिटी में, लेकिन जो हम पढ़ेंगे वो एज़ पर यूपीएससी ने जो सिलेबस दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। वो इसलिए कि अब देखिए, चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। जब तक आप पहला नहीं समझेंगे, दूसरा नहीं समझ पाएँगे, दूसरा नहीं समझेंगे, तीसरा नहीं समझ पाएँगे। इसीलिए एक लाइन में, सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फिर आप ये पूछ सकते हैं कि फिर ऐसी कैटेगरी क्यों? वो इसलिए कि आप जब उन टॉपिक्स पर आएँ जिनसे यूपीएससी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो आप उन पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो ध्यान देने के अकॉर्डिंग मैंने वो उस तरीके की कैटेगरी बनाई है कि आपको कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करना है और कहाँ किस तरीके की फ़ोकस करनी है। पढ़ना लेकिन सारा है, बस ध्यान को लेकर आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ ज़्यादा फ़ोकस करना है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में पहला हमने देखा था फ्रेंड्स, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। चूँकि ये तो आपके सिलेबस में नहीं है जियोमॉर्फोलॉजी में दिया हुआ, लेकिन फिर भी जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक्स में कई ऐसे टर्म्स हैं जिसको समझने के लिए जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ को समझना बहुत ज़रूरी था। इसलिए हमने उसे समझा और फिर हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया था फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। उसके फर्स्ट पार्ट पर हम बात कर चुके हैं, जहां हमने देखा कि सरफेस लेवल पर उसकी क्या समझ होती है। पहले हमने कॉमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश की थी कि रियल लाइफ से एक एग्जांपल लेकर, आपको याद होगा एक बच्चा जिस तरीके से जन्म लेता है, उसको लेकर मैंने एग्जांपल के रूप में बातें शुरू की थी। उसके बाद फ्रेंड्स हमने इसको ज्योग्राफिकल टर्म्स में समझना शुरू किया था, जिसमें सरफेस लेवल पर पहले हम बात कर रहे थे कि हमने बात की कि लैंड फॉर्म क्या होती है। पहले उसकी बातें की और फिर कि लैंड फॉर्म्स अगर डेवलप होते हैं तो डेवलप होते क्यों हैं, व्हाई डू लैंड फॉर्म्स डेवलप, इस पर बातें की। अब फाइनली हम बात करेंगे जो फैक्टर्स हैं उस पर, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जानना ज़रूरी था, इसीलिए हमने उन पर बातें की। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं। पहला फैक्टर, इंटेंसिटी ऑफ इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस। इंडोजेनेटिक फोर्स आप जानते हैं कि जो धरती के गर्भ में छुपी हुई फोर्सेस हैं, जो दिखाई नहीं देती, धरती के अंदर हैं, अंदर से जो फोर्स जनरेट होती है, जो एनर्जी जनरेट होती है, जिसकी वजह से धरती पर अलग-अलग तरह के लैंड फॉर्म्स डेवलप होते हैं। तो वो फोर्सेस, उसकी इंटेंसिटी प्लस एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो धरती के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि रिवर्स हैं, हवाएं हैं, ग्लेशियर्स हैं, ये सब जो बहती हैं, तो ये अपना फोर्स जनरेट करती हैं, तो ये एक्सोजेनेटिक फोर्स हैं। तो इनकी जो इंटेंसिटी होगी वो कंट्रोल करेगी लैंडफॉर्म किस तरीके का डेवलपमेंट होगा उसका। मान लीजिए कि धरती के अंदर से बहुत बड़ा फोर्स निकला है, तो जितना बड़ा फोर्स निकलेगा, समझ लीजिए अगर वॉल्केनो फटता है तो उतना
उतना बड़ा वॉल्केनो बनेगा। अगर आप देखेंगे वॉल्केनो के पिक्चर्स, अगर आप गूगल करें या इमेजेस देखने की कोशिश करें, तो कई तरह के वॉल्केनोज़ होते हैं, कुछ बहुत बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। तो ऐसा क्यों? वो डिपेंड करता है कि इंडोजेनेटिक फोर्सेस की इंटेंसिटी क्या थी। अब बात करें, मान लीजिए एक पहाड़ है बना हुआ। अब एक्सोजेनेटिक फोर्सेस की बात करें तो अब उसकी इंटेंसिटी, अगर माउंटेन्स में है या ऐसे जगह पे कोई एक लैंड फॉर्म है, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, जहाँ पे नदियाँ बहुत बह रही हैं, तो नदियाँ लगातार बह रही हैं तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा काटेंगी पत्थर को। तो लैंड फॉर्म हो सकता है, जो माउंटेन है वो जल्दी साइज़ में छोटा हो जाए। लेकिन अगर कोई ऐसे जगह पे लैंड फॉर्म है, वही माउंटेन है, जहाँ पे सिर्फ़ हवाएँ बहती हैं, उस तरीके से नदियाँ नहीं बहती, धीरे-धीरे हवाएँ बहती हैं। तो धीरे-धीरे उसमें से झड़ेगा चीज़ें, झड़ेंगी उनकी जो पार्टिकल्स होते हैं, तो वो बहुत धीरे-धीरे जो है लैंडफ़ॉर्म को छोटा कर पाएगा, कट कर पाएगा। तो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पर कि कंट्रोल कैसे किया जाएगा लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट को। लैंडफ़ॉर्म डेवलपमेंट किस तरीके का होगा, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा इनके। सेकंड फैक्टर, रॉक कंपोज़िशन और पैरेंट रॉक, कि जिस रॉक पर ये सब चीज़ें हो रही हैं एक्टिविटीज़, वो रॉक किस तरीके का है, उसका कॉम्पोज़िशन क्या है, साइज़ और उसका कॉम्पोज़िशन क्या है पैरेंट रॉक का। अब देखिए, आप देखते होंगे, अगर आपने पहाड़ों को देखा होगा या ऐसे भी आप देखते होंगे, तो कहीं पे बहुत बड़े-बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। रॉक की मैं बात करूँ, कहीं पे बहुत बड़े रॉक्स आपको दिखाई देंगे, कहीं पे छोटे-छोटे रॉक्स दिखाई देंगे जिन्हें आप हाथ से भी उठा सकते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं, हाथ से उठाने का कल्पना तो आप भूल ही जाइए, 100 लोग मिलकर भी उसको नहीं उठा सकते। ऐसे-ऐसे भी पत्थर होते हैं, ऐसे-ऐसे भी रॉक्स होते हैं। तो वेरिएशंस मिलेंगे आपको साइज़ में, कॉम्पोजिशन में। तो ये कैसे होता है? उसी वजह से कि वो जो रॉक था, उसका क्या कॉम्पोज़िशन था, उसका मटेरियल कैसा था, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रॉक बहुत बड़ा रहने वाला है या छोटा हो जाने वाला है जल्दी। कहने का मतलब, अब मान लीजिए कोई रॉक है, बहुत हार्ड है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्वार्ट्ज़ एक तरह का रॉक है जो बहुत हार्ड होता है। तो अगर कोई बहुत हार्ड है तो रेजिस्टेंस होगा। अगर कोई एक्सोजेनिक फ़ोर्स उस पर काम करेगी, तो होगा क्या? मान लीजिए एक विंड है या फिर नदियाँ ही बह रही हैं एक एक्सोजेनेटिक एजेंट के रूप में, तो रॉक अगर बहुत हार्ड है, तो उसको काटने में मुश्किल होगा उन पानी को। तो फिर वो जो रॉक है वो धीरे-धीरे छोटी होगी, तो आप लंबे समय तक उसको बड़े साइज़ में देख पाएँगे। लेकिन अगर वो किसी सॉफ्ट रॉक का बना हुआ है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइमस्टोन का बना हुआ है, तो जल्दी काट देंगे उसको। शुरू में शुरू से ही जल्दी-जल्दी कटना शुरू हो जाएगा, थोड़े टाइम के बाद पता चलेगा वो बिल्कुल ढेर हो गया, मलबा में बदल गया। तो डिपेंड करता है कि रॉक का कॉम्पोजिशन क्या है और वो किस तरीके का है, उसी पर डिपेंड करेगा कि उसका साइज़ कैसा होगा। अगला है फ्रेंड्स रिलीफ, नेक्स्ट फैक्टर रिलीफ, जिसमें क्या-क्या चीज़ें आएँगी। अब देखिए, रिलीफ क्या है? सबसे पहले तो रिलीफ क्या है? कोई भी फीचर आप देखिए, जो भी लैंडफ़ॉर्म पे आपको दिखाई देता है उसको रिलीफ ही कहते हैं एक तरीके से। रिलीफ फीचर्स भी कहा जाता है इन जो फीचर्स होते हैं धरती पे आपको दिखाई देते हैं, पर्वत, पहाड़, प्लेन्स, प्लेट्यूज़, जितने भी चीज़ें हैं ये सब रिलीफ फीचर्स ही हैं। डिफरेंसेस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एलिवेशंस ऑफ एन एरिया, कैसे पता चलेगा कि इसको किसी फैक्टर्स ने कंट्रोल किया है रिलीफ? रिलीफ कैसे कंट्रोल करता है? लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को रिलीफ किस तरीके से कंट्रोल करता है? अब मान लीजिए कि एक एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रेटर रिलीफ है, कहीं पे शॉर्टर रिलीफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल हिमालय का एरिया है, ठीक? तो ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़े में फैला हुआ है हिमालय। तो कहा जाता है कि जितना बड़ा होगा, वहाँ पे एक्टिविटीज़ उतनी ही ज़्यादा होंगी, उतनी ज़्यादा नदियाँ निकलेंगी उनमें से, और भी दूसरे फैक्टर्स उतने ही काम करेंगे वहाँ पर। तो उससे होता क्या है कि उतने ही ज़्यादा डेवलपमेंट होती है।
जितना बड़ा रिलीफ उतना ज़्यादा डेवलपमेंट लैंड फॉर्म्स का। ये एक रिलीफ इस तरीके से रिलीफ कंट्रोल करता है। अगर बड़ा रिलीफ है तो ज़्यादा डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे लैंड फॉर्म्स के। अगर छोटा रिलीफ है तो फॉर एग्जांपल अरावली, स्मॉलर रिलीफ लेसर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ना उतनी नदियाँ बहेंगी, ना उतनी हवाएं चलेंगी, ना उतने और दूसरे फैक्टर्स काम करेंगे। जो भी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हैं, उतने वहाँ पे काम नहीं करेंगे। तो वहाँ पे जो है लैंड फॉर्म्स जो है वो छोटे किस्म के पाए जाएंगे। इस तरीके से रिलीफ भी कंट्रोल करती है। रिलीफ भी एक ऐसा फैक्टर है जो लैंड फॉर्म डेवलपमेंट को कंट्रोल करती है। जहाँ बड़ा रिलीफ है वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, जहाँ छोटा रिलीफ है वहाँ कम डेवलपमेंट आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट फैक्टर की बात करें फ्रेंड्स तो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, कि वो जो फॉर्म हुआ है जियोलॉजी आप जियो मतलब अर्थ आप जानते हैं, तो किस तरीके से फॉर्म हुआ है, जिस पर भी फोर्सेस काम कर रही हैं, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट जहां पर भी होने वाला है, मान लीजिए कोई एक एरिया है जहां पे लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होने वाला है, तो उस एरिया का जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसा है उस पर डिपेंड करेगा कि लैंडफॉर्म डेवलपमेंट किस तरीके का होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए कि एक जिस एरिया में होने वाला है उसकी जो परतें हैं, चट्टाने हैं, या फिर जो उसकी मिट्टी है वो कई कई लेयर्स में बटी हुई है। तो वहां पर अगर कोई लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होगा तो उस लैंडफॉर्म्स में भी कई तरह के लेयर्स होंगे, अलग अलग तरीके के कॉम्पोजिशंस दिखाई देंगे। तो उस तरीके की रिलीफ डेवलपमेंट वहां पे होगी। या फिर अगर फॉल्ट हो सकता है, फॉल्ट फॉल्ट आप जानते हैं कि अगर दो ऐसे है तो बीच में थोड़ा सा आपको टूटा हुआ मिलेगा कि कहीं पे फॉल्ट पड़ गया है वहां पर। तो अगर फॉल्ट है तो उस तरीके की लैंडफॉर्म डेवलपमेंट होगी। फॉल्ट में क्या होता है, बीच में स्पेस होता है, तो उससे अंदर से धरती के अंदर से लावा निकल सकता है, मलबा निकल सकता है। तो एक तरीके से वॉल्केनो इरप्शन हो सकता है, फिजर हो सकता है, अर्थक्वेक जल्दी वहां से आ सकता है, ज़्यादा स्पेस उसको मिल जाएगा। तो उस तरीके से वहां लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो सकता है। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जॉइंट्स, अगर जॉइंट प्रेजेंट है, जॉइंट बना हुआ है, तो हो सकता है ऐसा लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो कि वो टूट जाए। जॉइंट ना हो तो हो सकता है ना टूटे। जॉइंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे हमारे ये हाथ है जॉइंट, इसको मोड़ना आसान है, लेकिन अगर इस जगह से आपको मोड़ने के लिए कहा जाए तो कैसे मोड़ेंगे आप। अगर यहाँ पे हो ये तुम नहीं मुड़ेगा आसानी से, लेकिन ये आसानी से मुड़ जाएगा। तो अगर जॉइंट अवेलेबल में तो हो सकता है वहाँ पे इस तरीके के लैंडफॉर्म डेवलपमेंट हो जो मुड़ी हुई हो। लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे उस तरीके की नहीं होंगी, वहाँ उस तरीके की होंगी तड़ी हुई, जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी है उस तरीके की। हार्डनेस और सॉफ्टनेस, कि जहाँ पे भी हो रही है वो जगह हार्ड रॉक से बना हुआ है या सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, किस तरीके की है उस पर भी डिपेंड करेगा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन कैसा है, हार्ड है कि सॉफ्ट है। उस पर लैंडफॉर्म डिपेंड करेगा कि कैसा बनेगा। केमिकल सेंसिटिविटी, तो वहाँ पे केमिकल्स कैसे हैं। अब देखिए अर्थ के अंदर आप जानते हैं कि मिनरल्स होते हैं, कई तरीके के पाए जाते हैं। तो अगर ऐसे मिनरल्स हैं कहीं पर जो रॉक्स को गला सकते हैं, जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत हो सकती है, तो वो क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे जल्दी से जल्दी लैंडफॉर्म्स को। आप देखिए घर में आप देखते होंगे कहीं कहीं घुन लग जाता है, दीमक लग जाता है, वो क्या करता है, चीज़ों को बिल्कुल गला देता है, खराब कर देता है, जल्दी चीज़ें सड़ जाती हैं। तो अगर ऐसी जगह इस तरीके की केमिकल एक्टिविटी कहीं पे हो रही है तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा, जल्दी खराब हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे कॉम्पोजिशन कुछ और है, केमिकल सेंसिटिविटी जो है वो कहीं पे नहीं है तो कम है, कहीं पे ज़्यादा है तो वैसा, कहीं पे कम है तो लैंडफॉर्म डेवलपमेंट थोड़ा सा स्ट्रांग हो पाएगा वहाँ पर। तो ये कुछ फैक्टर्स है फ्रेंड्स, और भी कुछ फैक्टर्स इसके बच गए हैं जिस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज यहीं रुकेंगे फ्रेंड्स। तो फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के आज हमने 4 फैक्टर्स पर बातें की हैं। जो बचे हुए फैक्टर्स हैं उस पर हम नेक्स्ट क्लास में बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। टेक सो वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू सून। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवर। थैंक यू।